वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 84। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। राधा और कृष्ण का प्रेम के अध्याय 22 में आपका स्वागत है। आज एक हफ्ता हो गया था उस इंसिडेंट को जिसमें कृष्ण को जहर दिया गया था और राधा को अनफॉर्चुनेटली अपना बच्चा खोना पड़ा था। राधा लगातार उस एक हफ्ते बीमार रही, अनकॉन्शियस रही, होश में आती, बड़बड़ाती और फिर बेहोश हो जाती। और कृष्ण एक डेडिकेटेड नौकर की तरह उसकी सेवा करता रहा। ये देख देख कर नीलम कभी कभी मन ही मन कृष्ण को कोसने लगती और कभी कभी खुश भी हो जाती। कोसती इसलिए कि उसे जलन होती कि उसके अलावा कृष्ण किसी और को छू भी कैसे सकता है, देख भी कैसे सकता है, सोच भी कैसे सकता है। और खुश इसलिए होती कि यही डेडिकेशन शायद उसे फ्यूचर में मिलने वाला है। अगर कृष्ण उस लड़की के लिए जिसने उसे मारने की कोशिश करी, हालांकि कृष्ण ने ये बात नीलम को बताई नहीं है अभी तक, लेकिन नीलम को कुछ कुछ अंदाजा है। तार से तार जोड़ने पर नीलम को यह अंदाजा जरूर हो गया कि हो ना हो कृष्ण को जहर राधा ने ही दिया था। अब किस लिए दिया था, क्यों दिया था, ये तो तभी भेद खुल सकता था जब राधा होश में आ जाए, सही हो जाए और अपने मुंह से खुद ही बता दे कि उसने कृष्ण के साथ क्या क्या किया था, या कृष्ण खुद बता दे कि क्या हुआ था। जब पुलिस आई तो कृष्ण ने साफ साफ नकार दिया। उसने बोला, नहीं, मैंने रास्ते में कुछ खाया पिया होगा, उसी में ही किसी ने क्या कुछ मिला दिया, मुझे पता नहीं, पर घर के अंदर तो ऐसा कोई भी नहीं है जो ये काम कर सके। इनफैक्ट घर के अंदर जब मैं बेहोश होने लगा तो राधा बाहर दौड़कर डॉक्टर बुलाने के लिए गई हुई थी और किसी वजह से नहीं गई थी। नीलम ने बोला, तुम क्या बात कर रहे हो कृष्ण, तुमने ही तो बोला था कि तुम मनोहर से मिलने गई थी। राधा, हाँ हम लोग सुन रहे थे, हम लोग बहरे नहीं थे। अरे नहीं, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। असल में राधा तो डॉक्टर बुलाने गई थी क्योंकि मैं बेहोश हो रहा था। मैंने बोला राधा जल्दी से जाके डॉक्टर को बुलाओ, तो वो बेचारी डॉक्टर को बुलाने गई और उसी में उसका देखो एक्सीडेंट हो गया और उसका बच्चा भी चला गया। तुम लोग कैसे हो, एक बेचारी लड़की के ऊपर जुल्म ढा रहे हो। नीलम बोली, हाँ हम लोग जुल्म ढा रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने ऊपर जुल्म ढा रहे हो। साफ साफ बताओ इंस्पेक्टर साहब को कि हुआ क्या था, मत बोलो झूठ। हो सकता है ये झूठ तुम्हें आगे जाके और भारी पड़े। नीलम, तुम गलतफहमी का शिकार हो। राधा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुझे नुकसान हो। राधा कभी ऐसा कर भी नहीं सकती, चाहे उसकी याददाश्त हो चाहे ना हो। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, जब यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं क्या रिपोर्ट लिखूं और किसकी तलाशी करूं और किसको मुजरिम बनाऊं। भाई जब कुछ याद आ जाएगा तो आप लोग मुझे बुला लीजिएगा, ये मेरा नंबर लिख लीजिए, कहकर इंस्पेक्टर वहाँ से चला गया। और उसके बाद से कृष्ण लगातार राधा की तीमारदारी करने में जुट गया। समय से दवाइयाँ, समय से स्पंजिंग, हर चीज़। जैसे कृष्ण नहीं है, उसका एक सच्चा साथी है, एक सच्चा जीवन साथी। जैसा आप अपने जीवन साथी से उम्मीद करते हैं, बिल्कुल कृष्ण वैसा ही था। नीलम ने बोला, ठीक है, करते रहो राधा की सेवा। ये राधा पुराण तुम्हें किसी न किसी दिन फिर फंसाएगा। कृष्ण नीलम से हमेशा कहता कि तुम व्यर्थ ही परेशान होती हो। राधा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे तुम्हें डर लगना चाहिए, ठीक है। नीलम और कृष्ण राधा के साथ अब एक हफ्ता बिता चुके थे। कुछ होश राधा को आने लगा था। एक दिन अचानक से ही राधा उठ खड़ी हुई और
इधर उधर निहारने लगी। ऐसा लगा ये जगह उसके लिए अपरिचित है, जबकि वो पहले से यहाँ पर रहती थी। पर उठकर उसकी आंखें ऐसे एक एक चीज़ को देख रही थी जैसे उसे समझ में नहीं आ रहा था वो है कहाँ। नीचे ड्राइंग रूम में कृष्ण और नीलम बैठे बातचीत कर रहे थे। कृष्ण ने बोला कि आगे का क्या सोचा है नीलम? नीलम ने बोला, आगे का ये सोचा है कि मुझे तो आपके साथ ही ज़िंदगी बितानी है कृष्ण जी। कृष्ण बोला, अभी रुक्मणी ने मुझे डिवोर्स नहीं दिया है, उसके डिवोर्स दिए बगैर तो हम शादी नहीं कर सकते हैं ना। नीलम बोली, हाँ ये बात तो सही है, पर आगे का तुमने क्या सोचा है? कृष्ण बोला, मैं सोचता हूँ कि हम लोग ऋषिकेश चलते हैं, वहाँ सोनू भाई के पास रहेंगे, वहाँ कुछ ज़मीन ले लेंगे और हम अपना वहाँ एक मेडिटेशन सेंटर खोलेंगे। कॉर्पोरेट हाउसेस में मेरी अच्छी खासी जान पहचान है, 12 महीने कॉर्पोरेट अपने बंदों को ये मेडिटेशन सेंटर भेजती है। इतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि हम लोग अपना खर्चा निकाल सकें और ठीक ठाक तरीके से रह सकें। और वैसे भी आगे का जीवन मैं बहुत शांति से बिताना चाहता हूँ। रुक्मणी से लड़ लड़ कर 20 साल मेरा दिमाग ख़राब हो गया है और राधा के साथ मेरा जो संबंध था वो भी मन का संबंध था, पर उसकी वजह से मेरा पूरा जीवन झंझावातों में बीत गया। जब मैंने राधा की शादी करवाई तो मेरे मन में बस इतना ही था कि राधा को एक अच्छा जीवन साथी मिले, एक अच्छा जीवन मिले, बच्चे मिले, परिवार मिले, सुख मिले, वो हर सुख जो एक गृहस्थ को मिलना चाहिए और हर एक औरत और आदमी को मिलना चाहिए, ये राधा को भी मिले, प्लस सम्मान मिले। इसलिए मैंने राधा की शादी कर दी। हालांकि राधा की शादी के बाद भी मुझे बहुत जलन होती रही। जिस दिन राधा मनोहर के साथ जा रही थी और मनोहर ने अपना हाथ राधा के गले में डाल दिया था और उसे अपनी बाहों में भर लिया था, मेरे तन बदन में आग लग गई। मुझे लगा कि मैं स्टेज पर चढ़ूं और मनोहर का मुंह नोच लूं, पर फिर मैंने अपने आप को समझाया कि ये राधा के लिए सबसे बेस्ट था और अब मुझे भूल जाना चाहिए राधा को। राधा की एक अपनी लाइफ है और राधा खुश भी दिख रही थी। उसको पहली बार सम्मान और प्रेम एक अलग तरीके से मिल रहा था, क्योंकि मनोहर का प्रेम और सम्मान एक पति का प्रेम और सम्मान था और कृष्ण का प्रेम और सम्मान एक दोस्त और एक प्रेमी का सम्मान था। दोनों के सम्मान और प्रेम में अंतर था। एक अनकंडीशनल था, अनकंडीशनल लव, एक ऐसा प्रेम जिसमें पूरी दुनिया से व्यक्ति लड़ सकता है अपने साथी के लिए, और दूसरा कंडीशनल एंड डॉक्यूमेंटेड लव। कंडीशनल इसलिए कि अगर राधा उसकी पत्नी ना होती मनोहर की तो वो उसे प्रेम ही नहीं करता, कभी नहीं करता। तो ये डॉक्यूमेंटेड लव है, क्योंकि पेपर पे लिख दिया गया है, इसलिए अब प्रेम करना ही पड़ेगा इस व्यक्ति से या इस औरत से या इस आदमी से। और कंडीशनल लव है, अगर पेपर पे लिखेंगे, वादों का सम्मान करेंगे तो प्रेम होगा, और अगर पेपर पे नहीं लिखेंगे और वादों का सम्मान नहीं होगा तो प्रेम नहीं करेंगे। यही तो होता है विवाह, एक डॉक्यूमेंटेड लव, जो कि राधा ने मनोहर से किया, और अनकंडीशनल अनडॉक्यूमेंटेड लव कृष्ण ने राधा से किया। और यही चीज़ नीलम ने कृष्ण के साथ किया, अनकंडीशनल एंड अनडॉक्यूमेंटेड लव। ये जानते हुए भी कि कृष्ण शादीशुदा है और उसका एक अफेयर भी हो चुका है, नीलम ने उसे पसंद किया। ये बात को पक्का करता है कि इंसान से लोग प्रेम करते हैं, अच्छे भले इंसान से सभी प्रेम करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि आपसे सब प्रेम ही करें। जिनको आप प्रेम करें
ये ज़रूरी नहीं कि वो भी आपसे प्रेम करें। ये भी हो सकता है कि वो आपसे प्रेम कभी करें ही नहीं, जैसे रुक्मिणी के केस में। कृष्ण ने अपनी जान लगा दी थी, लेकिन रुक्मिणी के व्यवहार से वो राधा के पाले में गिर गया था, और राधा के बाद जाने के बाद जब उसे जीवन दान मिल गया तो वह नीलम के साथ हो गया। ये मन ऐसा ही है, जहाँ प्रेम मिलता है वहाँ गिर जाता है, जैसे कृष्ण और नीलम, जैसे कृष्ण और राधा, जैसे राधा और मनोहर। मन लगाने से मन लग भी जाता है। ये बात जब कृष्ण ने नीलम से कही तो कृष्ण और नीलम दोनों इमोशनल हो गए। नीलम ने कसकर कृष्ण को अपनी बाहों में भर लिया और गले से लगाकर बोली, आई लव यू कृष्ण, आई लव यू। दूसरी तरफ राधा खड़ी थी। वो अपने कमरे से बाहर निकल गई थी और कृष्ण और नीलम को एक साथ देखकर उसके मुंह से चीख सी निकलने वाली थी, पर उसने अपना मुंह बंद कर लिया। नीलम ने राधा को देख लिया था। उसने धीरे से बोला, आई लव यू लाइक मैड धड़कन। कृष्ण मुस्कुरा दिया। उसने बोला, ये तो मैं राधा को कहता था। तुमको याद है? नीलम बोली, तुम जो भी बोलते हो मुझे सब याद है। ये आवाज़ आई लव यू लाइक मैड धड़कन राधा के कानों तक पहुंच गई थी। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। क्या दिल की धड़कन कभी बदल सकती है? कभी नहीं। दिल की धड़कन तो एक ही होती है, दो धड़कनें एक दिल में कभी नहीं होती हैं। तो ये क्या हो रहा था? ये क्या हो रहा था राधा के सामने? राधा को क्या सब कुछ याद आ गया था? वो सर की चोट ऐसी थी कि राधा को सब कुछ याद आ गया था क्या? ऐसा ही लग रहा था। राधा धीरे धीरे सीढ़ियों के नीचे उतरी और बोली, कृष्ण, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? कृष्ण और नीलम झटके से एक दूसरे से अलग हुए। कृष्ण ने राधा की ओर देखा और बोला, राधा तुम नीचे आ गई? हाँ, तुम ठीक हो गई? मैं तो ठीक हूं, तुम क्या कर रहे थे? ये क्या हो रहा है? कृष्ण, तुमसे इस बदचलनी की मुझे उम्मीद नहीं थी। कृष्ण बोला, क्या मतलब? अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम मुझे पहचानते तो हो ना? मैं राधा हूं, तुम्हारी राधा। कृष्ण बोला, मुझे लगता है तुम्हें सब याद आ गया है। सर पर लगी हुई चोट से तुम्हें सब याद आ गया, पर तुम्हें नीलम नहीं याद आई? नीलम कौन? ये लड़की है कौन? ओ गॉड, तुम्हें उस वक्त का समय का याद आ गया जब तुम्हें चोट लगी थी, पर उसके बाद के समय का लगता है तुम्हें याद ही नहीं है। बैठो, मैं तुम्हें सारी कहानी बताता हूं कि क्या क्या हुआ इतने समय के बीच में। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारे दोगलेपन में से मुझे नफरत है। तुम कैसे किसी लड़की को छू सकते हो? मेरे अलावा तुम किसी को छू नहीं सकते हो, समझे तुम? क्यों नहीं छू सकता हूं यार? नहीं छू सकते हो तुम। मैं कह रही हूं, तुम मेरे ही हो कृष्ण। राधा बोली। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं मनोहर के पास वापस नहीं जाऊंगी। उसने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं और उसका बच्चा मेरे पेट में था, जो मुझे लगता है कि मेरी चोट से और बीमारी की वजह से अब नहीं रहा। अब जब बच्चा ही नहीं है कृष्ण, तो मनोहर के पास रहने का कोई भी फायदा नहीं है। तुमने ही तो कहा था, जाओ, तुम्हें परिवार मिलेगा, तुम्हें बच्चे मिलेंगे, तुम्हें वो हर सुख मिलेगा जो एक गृहस्थ को मिलता है। तुम अपना जीवन संवारो। तुमने मुझे जीवन संवारने के लिए ऐसे आदमी के पास भेज दिया जिसने मेरी ये हालत कर दी। कृष्ण, अब मैं मनोहर के पास कभी नहीं जाऊंगी, और अब तो उसका बच्चा भी नहीं है मेरे पास। मैं फिर से तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ कृष्ण। मैं मनोहर को छोड़ दूंगी, मैं उसके साथ अब नहीं रहूंगी। मैंने जान लिया कि राधा के लिए तो भगवान ने केवल कृष्ण को ही बनाया है, और कृष्ण के लिए राधा को।
तुम मेरे पास वापस आ जाओ कृष्ण, तुम आ जाओ, सब कुछ छोड़ कर आ जाओ जैसे तुम पहले आ गए थे। आज मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है कृष्ण, आ जाओ ना मेरे पास। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी। तो आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या कृष्ण राधा के पास वापस चला जाएगा या फिर वो नीलम को चुनेगा, या दोनों ही नहीं कर सकता, क्योंकि डिवोर्स तो अभी रुक्मणी ने दिया ही नहीं है। तो कहीं रुक्मणी कुछ नया बखेड़ा तो नहीं स्टार्ट कर देगी, और मनोहर जिसे लग रहा है कि उसने राधा और कृष्ण की ऐसी की तैसी कर दी है और अब वह चुप्पे चाप अपने घर निकल गया है, जब उसे ये पता चलेगा कि उसके दोनों दुश्मन अब जिंदा हैं, तो क्या वो कुछ नया कांड करने के लिए करेगा? और ये बिजनेस प्रपोजल नीलम और कृष्ण का ऋषिकेश में मेडिटेशन सेंटर खोलने का, क्या ये कामयाब होगा? तो जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।